तो दोस्तों 1 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने देश में वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के चांसेस पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कवर किया। वन नेशन वन इलेक्शन, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, और तभी से देश में हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी मानो गुस्से से उबल रही हो। राहुल गांधी ने इस चीज को उसी समय देश के लोकतंत्र पर एक हमला बताया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इस मूव को अपोज किया था और डीएमके जैसी रीजनल पार्टीज भी सरकार के इस मूव को देश की डेमोक्रेसी के लिए गलत बता रही हैं। This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे। आज है वन इलेक्शन वन नेशन, फिर होगा वन नेशन वन पार्टी और फिर होगा वन नेशन वन लीडर। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. पर अभी दिसंबर 2024 में संसद में विंटर सेशन चल रहा है, यानी कि शीतकालीन सत्र जिसे कहते हैं, और वही चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी यूनियन कैबिनेट में इस वन नेशन वन इलेक्शन के रेजोल्यूशन को पास कर लिया है और बहुत ही जल्द आने वाले कुछ ही दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करने वाली है और हो सकता है कि पार्लियामेंट से दोनों ही हाउसेस से इसे पास कराने की कोशिश करे। और दोस्तों, जहां एक तरफ इस स्टेप को देश की पॉलिटिक्स के लिए रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति बताया जा रहा है, तो वहीं अपोजिंग पार्टीज इसे देश के डेमोक्रेटिक नेचर के लिए खतरा मान रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम इस वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट और नेचर को समझने की कोशिश करते हैं और क्यों जहां एक तरफ बीजेपी इसे रेवोल्यूशनरी बता रही है, तो वहीं दूसरी पार्टी इसे एक बेकार और घिसा पीटा कॉन्सेप्ट बता रही है। आइए आज की इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के इस सफर को। तो दोस्तों, हमेशा की तरह बेसिक से शुरू कर आइए सिंपल वर्ड्स में ये जानने की कोशिश करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। तो अगर अभी आप हमारे इलेक्शन सिस्टम को देखें तो एक ही चीज पाएंगे कि लोकसभा और सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभा के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन सभी के 5 साल के कार्यकाल, इन सभी के 5 साल के टेन्योर एक साथ कोइंसाइड नहीं करते। ये अलग अलग टाइम्स पर शुरू होकर अलग अलग टाइम्स पर खत्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2024 में सेंट्रल लोकसभा इलेक्शन हुए, तो अब नियम से अगले इलेक्शन 2029 में होने चाहिए मई के वक्त में, लेकिन वहीं यूपी के आखिरी विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे और अब उनके अगले इलेक्शन 2027 में कराए जाएंगे। और यही कारण है कि देश में इलेक्शंस अलग अलग टाइम फ्रेम्स में होते रहते हैं। पर यहाँ इसी चीज को चेंज करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि देश भर में लोकसभा और सारी विधानसभा एक साइमल्टेनियसली एक साथ होनी चाहिए, सबके वोट एक साथ होने चाहिए। जहां वोटर्स एक साथ अपने लोकसभा सांसद को भी चुने, उसी वक्त अपने एमएलए या अपने विधायक को भी वोट दे दें, जो बेसिकली बस यही बताता है कि देश में सारे इलेक्शंस एक समय में एक साथ एक बारी में हो जाने चाहिए। पर अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी इस वन नेशन वन इलेक्शन स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट क्यों करना चाहती है और आखिरकार ये स्टेट और सेंट्रल इलेक्शंस एक साथ कराने में इतना अमेजिंग क्या है और इसमें इतना ज्यादा खास क्या है जो इसके पीछे बीजेपी लगातार पिछले 2-3 साल से पड़ी हुई है। तो दोस्तों, दरअसल इस मॉडल और इंडियन डेमोक्रेसी को स्टडी करने के बाद पता चलता है कि इस नई स्ट्रेटजी के बहुत से फायदे और बेनिफिट्स हो सकते हैं जो देश के बहुत से इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। पहला बेनिफिट ये है कि इंडिया में लगने वाली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बार बार लगने से होने वाली इनएफिशिएंसी और नुकसान से हमें ये बचाएगा। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है आचार संहिता, जो कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस के टेन्योर में लागू करता है, ताकि इलेक्शन होने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके। तो आचार संहिता का ये कहना है कि जिस दिन इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो, तब से लेकर जब तक इलेक्शन का सारा प्रोसेस पूरा होकर रिजल्ट्स अनाउंस होने तक कुछ रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को छोड़कर कोई भी दूसरा डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम या फिर किसी भी तरह का बड़ा कैपिटल प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया जाए। कोई भी सरकार नया प्रोजेक्ट न लाए। और ठीक ऐसे ही स्टेट इलेक्शन में भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट या स्कीम को शुरू नहीं कर सकती इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे, चाहे वो स्कीम या अनाउंसमेंट उस स्टेट के लिए कितनी ही जरूरी या फिर देश के लिए कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2019 के जनरल लोकसभा इलेक्शन को देखो, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 मार्च के इलेक्शन के साथ ही अनाउंस हो गया था, जब इस इलेक्शन के डेट अनाउंस हुए थे। और दोस्तों, ये 23 मई तक इलेक्शन रिजल्ट
अनाउंस होने तक चलता रहा। और इस बीच 2.5 महीनों में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हेल्थ केयर स्कीम, कोई भी हाईवे प्रोजेक्ट या फिर कोई भी वेलफेयर स्कीम लागू नहीं कर पाई थी। और वैसे ही स्टेट के एग्जाम्पल में अगर आप महाराष्ट्र को देखो तो 2024 में उनके इलेक्शन डेट 15 अक्टूबर को अनाउंस हुए और 23 नवंबर को रिजल्ट आए, पर इन 40 दिनों में स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाई। और इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टेन्योर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कहे कि हम इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो भी करना अलाउड नहीं होता, वो भी करना उसकी परमिशन नहीं मिलती। तो बेसिकली इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट किसी भी तरह से फंक्शन नहीं कर सकती। बस कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज को छोड़ के जो बहुत ज्यादा जरूरी है देश के लिए, उसको छोड़ के आप कोई भी ऐसा बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठा सकते जो कि आपके इलेक्शन में चीजें चेंज कर सके। कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन से जस्ट पहले कोई भी बड़े बड़े ग्रैंड अनाउंसमेंट कर दे तो इस अनाउंसमेंट के सहारे वो पार्टी स्टेट और सेंट्रल दोनों ही इलेक्शन में वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, जो इलेक्शन प्रोसेस को हिंडर करेगा और रिजल्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन किसी भी नई अनाउंसमेंट और प्रोजेक्ट न करने के लिए हर पार्टी के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी वजह से 2014 में यही गवर्नेंस और डेवलपमेंटल एक्टिविटी 7 महीनों के लिए सस्पेंडेड रही थी। 3 महीनों के लिए जनरल इलेक्शन से देश भर में, 2 महीनों के लिए झारखंड और जम्मू कश्मीर में और 2 महीनों के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र में। और ये हमारी पहली मेजर प्रॉब्लम है जो वन नेशन वन इलेक्शन सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा, जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार इंप्लीमेंट ना होने की वजह से देश की डेवलपमेंट रुकेगी नहीं। और रामनाथ कोविंद की जिस रिपोर्ट के बारे में आपसे पहले बात कर रहा था उसमें भी यही मेंशन किया गया है कि इस स्कीम को लागू करने के बाद जीडीपी 1.5% इंप्रूव होगी, यानी 1.5% बढ़ जाएगी, जो नंबर्स में लगभग 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा होता है। और इसी के साथ दूसरा मेजर चैलेंज जो ये वन नेशन वन इलेक्शन हमें सॉल्व करने में मदद करेगा वो है इलेक्शंस में होने वाले बेतहाशा खर्च और एक्सपेंडिचर को रोकना या फिर कम से कम करना। क्या आपको पता है कि अकेले 2019 के इलेक्शंस में 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए थे? और आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि ये दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शंस थे। अमेरिका भी हमारे बाद दूसरे नंबर पे आता है और ये नंबर एक बहुत ही खतरनाक लेवल से बढ़ता जा रहा है। तो 2009 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का खर्च 1115 करोड़ का था, जो 2014 तक ये नंबर बढ़कर 3 गुना बढ़कर 3870 करोड़ तक पहुंच गया। और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का खर्च नहीं है, बल्कि कैंडिडेट्स भी बहुत से बड़े बड़े अमाउंट स्पेंड करते हैं। ऑफिशियल फिगर्स की माने तो वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपनी रैलीज करने के लिए उन्होंने 2014 के इलेक्शन में 1587 करोड़ रुपए खर्च किए, पर अनऑफिशियली तौर पे ये नंबर 30,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। और सिर्फ 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बाद बहुत से अलग अलग स्टेट इलेक्शंस कराए गए जो फिर से हमारे लिए बहुत महंगे साबित हुए थे। फॉर एग्जांपल 2014 के महाराष्ट्र इलेक्शंस में 793 करोड़ रुपए खर्च हुए, जम्मू कश्मीर में हुए इलेक्शंस में 110 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2015 के बिहार इलेक्शंस में 300 करोड़ रुपए खर्च हुए और गुजरात के 2017 में इलेक्शन जो हुए उसमें 240 करोड़ का खर्च आया था। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी नंबर्स को लोकसभा के साथ ऐड करें तो हमारा टोटल बिल 3870 करोड़ रुपए के आसपास आता है, जो सिर्फ 2014 और 2017 के बीच 3 सालों में जो कैलकुलेशन हमारे पास है उस हिसाब से सरकार ने 5313 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $1 बिलियन तो सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराने में खर्च कर दिए। और दोस्तों, यहाँ पॉइंट ये है कि सिर्फ इलेक्शन कराना ही बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। और क्या आपको पता है कि एक रिसर्च पेपर ने 2014 में ही ये बताया था कि अगर सिर्फ 4 स्टेट्स और लोकसभा इलेक्शंस एक साथ कराए जाते, एक साथ कंडक्ट किए जाते, तो इन इलेक्शंस में सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए का खर्च होता, जिससे हम बड़ी आसानी से इलेक्शंस में 2,000 करोड़ रुपए तक बचा सकते थे, जो लॉन्ग टर्म में हमारे देश के डेवलपमेंट और विकास में काफी काम आते। और दोस्तों, उसी के साथ इलेक्शंस के साथ आने वाले और भी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हमें पोलिंग स्टेशन सेटअप करने होते हैं। उन स्टेशंस के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और लॉजिस्टिक्स का खर्चा भी 2 बार उठाना पड़ता है, एक बार सेंट्रल लोकसभा इलेक्शन में और एक बार स्टेट इलेक्शन में। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन हमें इस चीज से छुट्टी दे देगा कि स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन के लिए बार बार पोलिंग स्टेशन, ईवीएम और सिक्योरिटी पर्सनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा खर्चा काफी ज्यादा कम होगा और कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। और दोस्तों, इस प्रोसेस में एफिशिएंसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता, और वो है गवर्नेंस डाउन टाइम। सिंपल
सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके यूजुअल पोस्टिंग और काम से हटाकर इलेक्शन ड्यूटी में शामिल होना पड़ता है और इस वजह से वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का अपना यूजुअल काम नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए आप सिविल सर्वेंट्स यानी कि आईएएस ऑफिसर्स को ही ले लो, उन्हें उनके रेगुलर ड्यूटी से हटाकर इन इलेक्शन की लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी को सुपरवाइज करने के लिए भेज दिया जाता है और जितनी बार भी इलेक्शन होगा ये डाउन टाइम उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस एक इलेक्शन से जो हर 5 साल में होगा उससे ये अपनी ड्यूटीज में काफी ज्यादा काम कर पाएंगे और गवर्नेंस डाउन टाइम भी काफी ज्यादा कम होगा। और दोस्तों इन सभी चीजों में चेरी ऑन केक की बात यह है कि पॉलिटिशियंस भी काफी पैसा बचा पाएंगे, जो कि सुनने में काफी ज्यादा आयरॉनिक लगता है क्योंकि उन्हें 5 साल में एक जगह पर सिर्फ एक ही बार रैली करनी पड़ेगी। और वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होने से ये देश को होने वाला दूसरा मेजर फायदा है, जो इलेक्शंस में होने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों से हमें बहुत ज्यादा बचाएगा और इसे काफी ज्यादा कम भी कर देगा। और इसका आखिरी फायदा है कि देश की सिक्योरिटी को भी काफी ज्यादा बढ़ाएगा। पर अब यहाँ सवाल उठता है कि इलेक्शंस और देश की सिक्योरिटी के बीच क्या कनेक्शन है। दोस्तों इलेक्शन प्रोसेस को स्टडी करने पर पता चलता है कि इलेक्शन को स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी के लिए मोबिलाइज करता है 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर। और दोस्तों यही 1 करोड़ जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं ये उन 3 से 4 महीनों के टाइम में जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं अपनी नॉर्मल ड्यूटी, इनकी प्राइमरी ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिससे देश की सिक्योरिटी पर काफी खतरा होता है। और इसलिए आप देख भी सकते हैं कि जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो देश में दंगे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये होने का कारण बस यही है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस एडिक्वेट नंबर से मौजूद नहीं होती। वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों अब यहाँ एक ही सवाल उठता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इतना ही अच्छा और अमेजिंग कॉन्सेप्ट है तो फिर ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध क्यों कर रही हैं? क्या ये सिर्फ उनकी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या फिर उनके इस विरोध के पीछे कुछ लोहा भी हो सकता है, कुछ मेटल भी हो सकता है? ये नहीं चलने वाला है, ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। It is not at all practical in this country. वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। It's one of the BJP's distraction strategy. वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन, अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन। तो दरअसल दोस्तों कुछ स्टडीज के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन के साथ एक बहुत ही हाई चांस है कि टॉप पार्टी के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। लेकिन यहाँ जब मैंने कुछ स्टडीज देखी तो 2015 की द IDFC इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि जब इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो 77% चांस है कि टॉप पार्टी या फेवरेट पार्टी को ही दोनों स्टेट और नेशनल इलेक्शन जीत जाएगी। दोस्तों दरअसल में बात क्या होती है कि जब एक आदमी वोट देने जाएगा और उसे दोनों ही जगह वोट देना है तो फिर वो सोचेगा कि मैं एक ही पार्टी को स्टेट और नेशनल में दोनों जिता दूंगा। और दोस्तों यही चीज इस नंबर को 77% तक लेके जाता है। लेकिन अगर यही इलेक्शंस के बीच सिर्फ 6 महीनों का गैप हो जाए तो ये 77% का नंबर गिरकर 61% तक पहुंच जाता है। जो पर अब यहाँ सवाल उठता है कि 6 महीनों में लोगों की चॉइस में इतना बड़ा फर्क क्यों आ जाता है? दोस्तों साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के स्टडीज के हिसाब से 6 महीनों के अंदर अंदर वोटर्स को सेकंड थॉट्स आने लगते हैं और कभी कभी वो अपने पहले दिए गए वोट से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। वो सोचते हैं कि मुझे इसे इंप्रूव करना है, या फिर कभी कभी वो उन 6 महीनों में सरकार द्वारा किए गए कामों से उतना इंप्रेस नहीं हुए जितना वो पहले वाले इलेक्शन से पहले थे और इसी वजह से अब उनके वोट चेंज हो जाते हैं। एक एग्जांपल के लिए बिहार को ही ले लो। 2014 में बीजेपी को लोकसभा के इलेक्शन में बिहार में 41% का वोट शेयर मिला था और बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन सिर्फ 1.5 साल बाद जब नवंबर 2015 में बिहार में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए तो यही 41% का नंबर गिरकर 36% पर पहुंच गया था। तो यहाँ देखने को मिलता है कि अगर दोनों ही इलेक्शंस एक साथ हुए होते तो बहुत हाई चांसेस है। तो 2014 के डाटा के हिसाब से बीजेपी उस 5% के वोट शेयर को रिटेन कर लेती और हो सकता है विधानसभा चुनाव भी बड़ी आसानी से जीत गई होती। और दोस्तों दूसरी बात जो इस सिस्टम के लिए कही जाती है वो है कि एक साथ इलेक्शंस होने से नेशनल इश्यूज, जो बड़े बड़े नेशनल डिफेंस इश्यूज या फिर जो बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, लोकल या फिर रीजनल इश्यूज को ओवरशैडो कर लेंगे, जिससे नेशनल पार्टी यानी कि कांग्रेस, बीजेपी जैसे को तो बहुत फायदा होगा। लेकिन रीजनल पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी या फिर TMC है या फिर DMK, इन सबको काफी ज्यादा नुकसान
नुकसान हो सकता है और हो सकता है ये पूरी तरह खत्म हो जाए, जिससे देश की पॉलिटिक्स में कंपटीशन खत्म होने की वजह से लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा नुकसान होगा। और दोस्तों तीसरा बड़ा इशू ये है कि जो हमारा करंट इलेक्टोरल सिस्टम है ये सभी पॉलिटिशियंस को एक कांस्टेंट स्कैनर के अंदर रखता है, तो उन्हें जनता के लिए अकाउंटेबल हमेशा बना रहना पड़ता है। अगर कोई भी लीडर सेंट्रल इलेक्शंस में एक बार जीत गया तब भी उन्हें स्टेट इलेक्शन में जीतने के लिए लगातार अच्छे काम करने पड़ेंगे। और दोस्तों यही चीज पॉलिटिशियंस को कोई गलत काम करने नहीं देती और उन्हें लोकल प्रॉब्लम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनाता है। और एक एग्जांपल के लिए लोकसभा इलेक्शन 2014 में हुए, फिर 2019 में और फिर अभी 2024 में हुए थे। पर इसी टाइम के बीच में अक्टूबर 2014 में हरियाणा महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, नवंबर 2014 में जम्मू कश्मीर, जनवरी 2015 में झारखंड, 2017 में यूपी इलेक्शन हुए और ऐसे ही ना जाने कितने सारे अलग अलग इलेक्शन होने की वजह से पार्टीज पर लगातार परफॉर्म करने का एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है। अगर कोई भी पार्टी 2 से 3 इलेक्शन लगातार हार जाती है तो ये कहा जाता है कि उनकी इमेज खराब हो रही है और आने वाले समय में नेशनल पॉलिटिक्स पर भी उसका काफी असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर यही सब इलेक्शंस एक साथ होने लगे तो आने वाले 5 सालों तक सरकार को किसी भी स्टेट के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, जो पॉलिटिशियंस के ऊपर से प्रेशर खत्म कर देगा। और हो सकता है कि 5 साल में काफी ज्यादा स्कैम्स भी होने लगे और देश का बहुत ज्यादा वेलफेयर ना हो। और दोस्तों इसी वजह से देश की डेवलपमेंट काफी ज्यादा रुक सकती है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ी और मेजर साबित होने वाली है, वो है कि वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना बहुत 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 मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि सभी सरकारों के कार्यकाल यानी टेन्योर अलग होते हैं और इस चीज के लिए उन सभी को रेगुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉलिसी 2024 के इलेक्शन में इस्तेमाल होती तो तमिलनाडु, असम और केरला को उनके टेन्योर को 2 साल से कम करना पड़ता, तो वहीं गोवा, उत्तराखंड और यूपी के टेन्योर को 2 साल बढ़ाना पड़ता। और कोई भी पार्टी इस चीज को मानने को तैयार नहीं होगी। इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद भी अगर किसी स्टेट की सरकार गिर जाती है या फिर सेंटर में भी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है या फिर लोकसभा में जो मेजर पार्टी है उसके पास पावर खत्म हो जाती है, तो फिर से इस पूरे शेड्यूल में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी और फिर से ये आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एक सवाल उठता है कि इतने लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होने के बाद भी सरकार किस तरह से इस बिल को इंप्लीमेंट कर पाएगी? कैसे 100 करोड़ वोटर्स 28 स्टेट्स एक साथ एक वक्त पर एक ही दिन आकर वोट करेंगे? और दोस्तों वो भी इंडिया जैसे देश में जहां छोटे से छोटे मसलों पर दंगे होने लगते हैं। दोस्तों यहाँ बीजेपी के पास एक प्लान है और आप इसे मास्टर प्लान भी कह सकते हैं, जिसे वो आने वाले समय में इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस को बदलने वाले हैं। इस प्लान के इंप्लीमेंटेशन के पहले फेज में इलेक्शन के वक्त एक पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग बूथ होगा, एक ईवीएम होगा और एक ही सेटअप होगा। लेकिन हर इंडियन पोलिंग बूथ में एक नहीं बल्कि 2 वोट डालेगा। एक वोट होगा अपने एमपी को चुनने के लिए जो ये डिसाइड करेगा कि देश को कौन चलाएगा, और एक वोट एमएलए को इलेक्ट करने के लिए होगा जो ये डिसाइड करेगा कि स्टेट कैसे और क्यों कौन फंक्शन करेगा। और दोस्तों ये साइमल्टेनियस वोटिंग बहुत पैसा, टाइम और एफर्ट्स को बचाएगा। लेकिन ये तो बस इस प्लान की शुरुआत ही है। इस इंप्लीमेंटेशन प्लान के दूसरे फेज में लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को, यानी कि जो पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, उनको भी इसी में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कहने के हिसाब से सेंट्रल और स्टेट इलेक्शंस के 100 दिनों के अंदर अंदर ये सभी इलेक्शंस भी हो जाने चाहिए। और इसी वजह से बीजेपी का कहना है कि इस प्लान से पूरे देश में एक सिंक्रोनस वोटिंग कैलेंडर बन जाएगा, जो देश के ग्रोथ और जीडीपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बनेगा। और दोस्तों ये देखकर तो ये बहुत ही सिंपल और आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि पॉलिटिक्स में कोई भी चीज आसान या फिर सिंपल नहीं होती और पॉलिटिक्स की हर पॉलिसी की तरह ही इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन भी बहुत मुश्किल होगी। और अगर इस बिल को पार्लियामेंट से पास भी कर लिया जाता है तब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम 5 से 6 आर्टिकल्स को बदलना होगा, जो कि अलग अलग पार्टीज को अलग अलग पावर्स देते हैं। और इन चेंजेस को कम से कम इंडिया के 50% स्टेट्स को अप्रूव करना होगा, जो इंडिया जैसे पॉलिटिकल लैंडस्केप में होना नामुमकिन तो नहीं पर बहुत ज्यादा मुश्किल साबित जरूर हो सकता है। और देखने की बात है कि स्कीम अगर पार्लियामेंट से पास भी हो गई तो देश में किस तरह का एक पॉलिटिकल स्टॉर्म चलेगा जो शांत कब तक होगा इसका किसी को भी आइडिया नहीं है। और दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन की ये पॉलिसी अच्छी है या फिर बुरी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप चाहे तो इसके फायदे गिन लो या फिर चाहे तो आप इसके नुकसान गिन लो, लेकिन अगर आने वाले कुछ दिनों में ये पॉलिसी पार्लियामेंट में पास हो गई और बीजेपी ने अपनी नेगोशिएशन पावर्स का इस्तेमाल कर इसे पास करा लिया तो 2029 से हम सभी इंडियंस एक ही दिन एक साथ 2 अलग अलग वोट्स डालेंगे, जो हमारे पॉलिटिकल इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और दोस्तों आप इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।